दोस्तों नमस्कार। बहुत तेजी से राजनीति बदल रही है। बहुत तेजी से बीजेपी के भीतर धड़कनें शोर की शक्ल में उभरने लगी है। बहुत तेजी के साथ आरएसएस अब उन सवालों का जवाब चाहती है जहां पर बीजेपी के संगठन को वो संभाले या ना संभाले, या फिर अपने तौर पर मोदी की सत्ता और उनके अपने गवर्नेंस के तौर तरीके ही इस देश में संघ की भी राजनीति को तय कर दें क्या। ये सारे सवाल इतने मौजू एक झटके में हो जाएंगे, यह तो दिल्ली में सत्ता ने सोचा नहीं होगा। और आज केरल में बैठक शुरू हुई आरएसएस की। आरएसएस के सामने बहुत सीधी सी लकीर है। आने वाले वक्त में बीजेपी का संगठन कौन संभालेगा, आने वाले वक्त में बीजेपी का अध्यक्ष जो होगा उसमें आरएसएस की भागीदारी किस हद तक होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर जो तिकड़में दिल्ली के जरिए चल रही है उस पर रोक लगाएगा कौन, या लगेगी या नहीं लगेगी। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच इस देश की आर्थिक परिस्थितियों का बंटाधार जो इस देश के लोगों के भीतर अब समा चुका है उसे दूर करेगा कौन। क्योंकि वित्त मंत्री अपने तौर पर यह मान चुकी है कि भारत विकसित हो गया है। भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर से खिसकते खिसकते तीसरे नंबर पर आ ही जाएगी। और इन परिस्थितियों में जनता के बीच जो सवाल हैं उन सवालों को उठाए कौन। और आरएसएस जिस लकीर को खींचना चाहती है शायद आज उसकी शुरुआत हो ही गई। उसकी शुरुआत मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने की। नितिन गडकरी ने एक पत्र देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम भेजा और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो जीएसटी 18% मेडिकल इंश्योरेंस के क्षेत्र में लगी हुई है उसको आप हटा लीजिए। और इस बात का जिक्र वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नागपुर प्रमंडल में जो एलआईसी है यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उससे जुड़े हुए जो कर्मचारी यूनियन है उसने कहा है कि इसको हटा लीजिए। और हमारी टीम ने जब अपने तौर पर उस कर्मचारी यूनियन के बारे में जानकारी हासिल की तो बहुत साफ तौर पर पता चला कि कर्मचारी यूनियन के बहुत सीधे रिश्ते या बहुत सीधा झुकाव आरएसएस को लेकर रहा है। यानी आरएसएस से उनकी करीबी है। आरएसएस जिन सवालों को उठाती है अब वो अगर एलआईसी के जरिए और कर्मचारियों के जरिए उठ रही है और उन बातों को लेकर मोदी ही सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी ही सरकार के वित्त मंत्री को पत्र लिख रहे हैं तो मामला बहुत सीधा नहीं है। और इन परिस्थितियों के बीच ताकत शायद इस बात से बीजेपी के भीतर जो फुसफुसाहट थी उसे मिलने लगी है क्योंकि सार्वजनिक तौर पर संसद के भीतर और बाहर इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता जिस तेवर के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और बजट सत्र में बजट पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी पार्लियामेंट में नजर नहीं आए और निर्मला सीतारमण जो जवाब दे रही थी उन जवाबों के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को अगर समझा जाए तो परिस्थितियां कितनी नाजुक है और क्या क्या कुछ ढका जा रहा है, हमें लगता है आज इसका जिक्र करने की भी जरूरत है। लेकिन सबसे पहले बात तो इसी बात को लेकर होगी कि आरएसएस के बगैर अब मोदी सरकार चल नहीं सकती है। मोदी सरकार इस बात को मान चुकी है कि जिन मुद्दों के आश्रय अभी तक वो राजनीति करती थी अब उन मुद्दों का कोई महत्व बचा नहीं है। वो चाहे हिंदुत्व का जिक्र हो, चाहे एनआरसी का जिक्र हो, चाहे अलग अलग राजनीतिक एजेंडे के तौर पर जिन भी मुद्दों को बीजेपी ने उठाया मौजूदा वक्त में सब धराशायी हो गए। और ये धराशायी इसलिए हो गए क्योंकि एक ही चेहरा था और एक ही व्यक्ति था और उस व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घुमड़ रही थी और उसी का प्रभाव खत्म हो गया तो मुद्दे भी खत्म हो गए। और इन हालातों में अक्सर आरएसएस की याद बीजेपी के नेताओं को जरूर आती है क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश के भीतर में गांव खेड़े पंचायत स्तर पर जिला स्तर पर कोई अगर लगातार लोगों के संपर्क में है तो वह स्वयंसेवक हैं। तो क्या इस दौर में अब मोदी सरकार संघ के सामने नतमस्तक हो गई है? जेपी नड्डा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं जिन्होंने चुनाव के बीच में चौथे चरण के बाद कह दिया था एक इंटरव्यू में आरएसएस की अब हमें जरूरत नहीं, उन्हें केरल जाकर उस बैठक में शामिल होना है जो आज शाम से शुरू हुई और 2 तारीख तक चलेगी। इस बैठक के भीतर यह भी तय होना है कि आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर कोई रणनीति बीजेपी के पास है या नहीं है।
आरएसएस को किस रूप में भागीदारी करनी है और आरएसएस जिस रूप में चाहती है क्या उसे बीजेपी मानने को तैयार है या नहीं है। तो आरएसएस को लेकर बीजेपी की सक्रियता या कहें सरकार की सोच कैसे बदली है, उसका एक नजारा आज संसद के भीतर राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के जरिए यानी धनखड़ साहब के जरिए तब उभर कर आया जब उन्होंने खुले तौर पर आरएसएस को लेकर जो 1 मिनट की टिप्पणी की, उसमें उन्होंने सारी बातें बता डाली कि क्यों आरएसएस संवैधानिक मान्यता प्राप्त संगठन है, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया है और किस तरीके से पूरा ताना बाना आरएसएस को लेकर जो वाइस प्रेसिडेंट ने भरा पार्लियामेंट के भीतर, उसे पहले एक क्षण के लिए सुन लीजिए। I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare, our culture, and everyone should, as a matter of fact, take pride in any organization which is acting in this manner. तो देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में जगदीप धनखड़ बकायदा कह रहे हैं संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आरएसएस को, देश के विकास में बराबर का योगदान है आरएसएस का। उनके लोग बड़े कमिटेड लोग हैं जो इस देश के कल्चर से भी वाकिफ हैं और उसको वह पिरोते भी हैं। यानी गर्व होना चाहिए आरएसएस के साथ। अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर संघ सबको अपने साथ कैसे लेता है और उनके अपने फंडामेंटल राइट भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस देश के किसी भी आम नागरिक को अधिकार मिले हुए हैं। सवाल कोई भी कह सकता है कि क्या वाकई देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह कहने की जरूरत थी या नहीं थी, क्योंकि लगभग 15 दिन पहले उन्होंने खुद को आरएसएस का एकलव्य करार दिया था। और यहीं से यह सिरा पकड़िए और जरा समझने की कोशिश की जाए आज इस बात को लेकर कि आरएसएस की अब क्यों और कितनी जरूरत इस दौर में मोदी सरकार को है और क्यों जिस रूप में जेपी नड्डा 15 दिन पहले कह रहे थे और जिन बातों का जिक्र उससे पहले हो रहा था उन बातों से बिल्कुल पलट करके अब क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर साख उस चेहरे की नहीं बची जिस चेहरे के आसरे पूरी राजनीति साधी गई, तो फिर रास्ता क्या आरएसएस ही है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए ही तमाम संगठन हैं जो पिरो सकते हैं एक धागे में, बीजेपी को भी एकजुट कर सकते हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वह और उनकी कुर्सी को लेकर कोई आवाज ना हो या कोई फुसफुसाहट ना हो जो बीजेपी के भीतर सुनाई दे रही है। तो नितिन गडकरी का इस पत्र को एक क्षण के लिए देख लीजिए। यह पत्र नितिन गडकरी ने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम लिखा है। तो इस पत्र में नितिन गडकरी ने जिस कर्मचारी यूनियन का जिक्र किया है उस कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए अधिकतर लोग आरएसएस के साथ नागपुर प्रमंडल में आपको खड़े मिल जाएंगे, जो वहां के लोगों से हमारी टीम ने बातचीत करके जानकारी के तौर पर निकाला। पहला सवाल, क्या आरएसएस भी इस दौर में खुश नहीं है उन आर्थिक नीतियों को लेकर जिन आर्थिक नीतियों के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी लगातार ताल ठोकते हैं और विपक्ष उन्हें निशाने पर ले लेता है तो सरकार कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं होती है। और चुनाव परिणामों ने जब यह दिखला दिया कि इस देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों में अब जो नया टैक्स का भाव बढ़ा है और टैक्स का दबाव जिस तरीके से शहरी मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ा है, उसने तो इस देश के लोगों की नींव ही हिला डाली कि उनकी रसोई चलेगी कैसे, रोजगार बचेगा कैसे, पैसा बचत का बचेगा कैसे। और इस प्रक्रिया के भीतर सरकार
जिन बातों का जिक्र कर रही है उसमें उसने एक खास चीज और कर डाली आरएसएस को खुश करने के लिए। क्योंकि याद कीजिए कुछ दिनों पहले आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकता है, इसका खुले तौर पर जिक्र किया गया जब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में मामला पहुंचा और यहां पर उसकी इजाजत दे दी गई और होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हां वो शामिल हो सकता है। अब यह जानकारी आ रही है कि जो निर्णय से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज या फाइल थे उन्हें क्लासिफाइड कर दिया गया है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो होम मिनिस्ट्री के तहत क्लासिफाइड किया जाता है तो उसके पीछे की परिभाषा यह होती है या तो वो नेशनल इंटरेस्ट में है या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी उन दस्तावेजों को आप देख नहीं सकते हैं। तो जो निर्णय सरकार ने लिया आरएसएस के साथ अब सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं उसको क्लासिफाइड कर दिया गया और गृह मंत्रालय ने कहा विभागीय सुरक्षा निर्देशों के मैनुअल के अनुसार किसी फाइल को उचित मानदंडों के आधार पर अति गुप्त, गुप्त या गोपनीय या प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और सवाल नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है तो फिर 9 जुलाई के सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाले कार्यालय ज्ञापन को स्थापना अनुभाग के तहत डीओपीटी की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया। होम मिनिस्ट्री ने किया और अब यह जानकारी आई कि फाइल संख्या 34013/1 S2 2016 स्थानीय बी इसकी प्रकृति को वर्गीकृत यानी रजिस्टर्ड किया गया है और अब इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है। तो अब इस पत्र को देखकर एक सवाल आपके जहन में और आना चाहिए कि आरएसएस को लेकर एक झटके में सरकार की इतनी निकटता या आरएसएस से जुड़े हुए दस्तावेजों को वर्गीकृत करने की क्या जरूरत है जिससे लोग उसे देख ना पाए, या जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अब सरकार खुद को उसी आरएसएस के साथ जोड़कर या उसी आरएसएस की विचारधारा से निकली हुई मानकर अब वो गवर्नेंस के तौर पर सामने आई है और उसी गवर्नेंस को लेकर आरएसएस के भीतर यह सवाल है कि आपकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस देश को चलाने के जो तौर तरीके हैं उससे इस देश की जनता रूठी हुई है, तो आपको तो अपने आप को बदलना होगा। और इस बदलने की प्रक्रिया में अगर इंडिया गठबंधन और उससे जुड़े वो नेता जो खास तौर से राहुल गांधी का जिक्र कीजिए, अखिलेश यादव का जिक्र कीजिए, पार्लियामेंट में जिस तरीके से एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, इसका जवाब क्या फाइनेंस मिनिस्टर दे पाने की स्थिति में नहीं है? प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और आरएसएस ने अपने तौर पर जिन बातों का जिक्र करना शुरू किया उसमें जाहिर है केरल की बैठक में आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर क्या रणनीति हो, इस रणनीति को भी बनाना है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार को चलाने के तौर तरीके आरएसएस के भीतर भी स्वयंसेवकों को गुस्से में लाए हुए। मसलन किसी भी बैंक अकाउंट में जो मिनिमम पैसा होना चाहिए, अगर वो मिनिमम पैसा भी ना रख पा रहे हो तो उस पर आप फाइन लगा देते हैं या वो पैसा जब्त कर लेते हैं। मिनिमम पैसे का मतलब यह होता है कि अगर ग्रामीण इलाकों में आपने बैंक अकाउंट खोला है तो 500 रुपए उसमें रहने चाहिए, अन्यथा 100 रुपए पेनल्टी लग जाएगी। जो अर्ध शहरी है उसमें आपको कम से कम 1000 रुपए रखना होगा, अन्यथा आपको 150 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। जो शहरी और मेट्रो क्षेत्र है वहां 2000 आपको रखने होंगे, अन्यथा 250 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आप करंट अकाउंट चला रहे हैं तो यह बढ़ जाता है, ग्रामीण इलाके में आपको 1000 रुपए रखना होगा, जो अर्ध शहरी है वहां 2000 रखना होगा, जो शहरी इलाका है 5000 रखना होगा, जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां 10,000 रखना होगा, अन्यथा 400 से 600 रुपए पेनल्टी ली जाएगी। मसला ये नहीं है, मसला है कि बीते 5 बरस में तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए इस देश के सरकारी बैंकों ने उसी से बना लिए और स्वयंसेवक या संघ की चिंता है कि जो गरीब लोग हैं अब वो बैंकों में न्यूनतम पैसा भी रख पाने की स्थिति में क्यों नहीं है, इसको लेकर वित्त मंत्रालय क्यों नहीं कुछ सोचता है। यानी गडकरी जिन सवालों को उठा रहे हैं, कर्मचारी यूनियन जिन बातों को कह रही है, आरएसएस को लेकर जो निकटता सरकार दिखा रही है, उसके पीछे मौजूदा वक्त में वो राजनीतिक संकट है जो भविष्य में कहीं बीजेपी को ही ना डुबो दे। अब इसकी चिंता बड़ी हो चली है। सरकार तो बच जाएगी जिस भी रूप में, अभी भी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो वो
टैक्टफुली चीजें चला लेंगे, लेकिन पार्टी को लेकर अगर पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे और उसमें ज्यादातर लोग अगर आरएसएस से निकल कर आए हुए हैं तो उनके सामने जो सवाल हैं उसको लेकर अब आरएसएस ढाल बने या आरएसएस ही वैचारिक तौर पर सारी चीजों को तय करे। और इसीलिए जेपी नड्डा को अब आरएसएस के दरबार में जाकर ये जिन बातों का जिक्र करना है उसमें आने वाले वक्त में स्वयंसेवकों के साथ बीजेपी को खड़े होना है। आरएसएस की रणनीति के हिसाब से बीजेपी को चलना है और इस प्रक्रिया के भीतर में इस देश के भीतर जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लगातार पैसे कम होने की वजह से जो विलंब हो रहा है वो तकरीबन 6.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और लगभग 700 से ज्यादा योजनाएं लंबे वक्त तक खींची जा रही है जिनको पूरा हो जाना चाहिए है 2025 तक, लेकिन ये 2029 तक भी पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे यह भी सवाल है। उसमें एक उदाहरण यह है कि बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, इसको जो सामने रखा गया 2017 में 7,502 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने थे। इस दौर में 6,788 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन पता चला कि सिर्फ 17% काम पूरा हुआ है। 17.7 किलोमीटर लंबा 8 लेन का यह पूरा सी लिंक बनना है जिसको महाराष्ट्र स्टेट रोड डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन को पूरा करना है। यह भी महाराष्ट्र सरकार के अधीन आती है, लेकिन जो सामने चीजें आई उसमें था कि जो मॉडिफिकेशन किया गया 141 करोड़ उसमें बढ़ गया। टैक्स और इन्फ्लेशन जो इस दौर में हुआ उससे 1,237 करोड़ बढ़ गया। जो अलग से डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव लाइट लगानी थी 800 करोड़ उसमें बढ़ गया। जो अलग से कास्टिंग यार्ड बनाने थे उसमें 545 करोड़ और बढ़ गया और होते होते 7,502 करोड़ का जो पूरा पुल है उसकी कीमत मौजूदा वक्त में 18,120 करोड़ हो गई, जो और बढ़ेगी। यानी ये किस गवर्नेंस के तहत चीजें चल रही हैं जो संभल नहीं पा रही है और इस परिस्थिति के भीतर में बैंकों से लोन ले ले के लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अब यह बात भी सामने आ रही है, तो बचेगा क्या अगर आपने गवर्नेंस के तौर पर उन चीजों को खो दिया जहां पर जनता के साथ आपका जुड़ाव होता था। यह सवाल अब लोगों को परेशान बीजेपी के भीतर भी कर रहा है और आरएसएस से जुड़े लोगों के सामने भी यह सवाल है जो एलआईसी के कर्मचारी यूनियन की चिट्ठी से बतलाता है जिसको नितिन गडकरी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखकर भेजा है। लेकिन इस दौर में क्या क्या बेचेंगे? खुद तुहिन पांडे जो हैं, जो कि दीपम के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि 81 एंटिटीज हैं जो रास्ते में पड़ी हुई है, लेकिन अब सवाल सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट का नहीं है। अब तो हम उससे मुनाफा भी कमा के सरकार को पैसा देने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। उनकी बात सुन लीजिए, तब बात और आगे बढ़ाई जाएगी। वित्तीय घाटा कम करना है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। इस पे हमने जो देखा है और जो विचार किया है उससे हमने ये पाया है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो एक ही सोर्स होता है, लेकिन डिविडेंड जो है वो भी एक अनदर सोर्स है, तो उसको एक समेकित भाव से देखने की ज़रूरत है। 81 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, इसमें बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और सीपीएससीज हैं और कुछ सब्सिडरीज हैं। डायरेक्ट उसमें गवर्नमेंट का नहीं है, सीपीएससीज की सब्सिडरीज हैं। 77 ऐसी हैं जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट की भागीदारी है। लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, मतलब विनिवेश के माध्यम से, माइनॉरिटी स्टेक सेल के माध्यम से उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, लेकिन सरकार उसके प्रबंधन में है। इन सभी एंटिटीज़ में कैसे वैल्यू क्रिएशन हो उसको ध्यान रखने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। अब दीपम के चेयरमैन भी बता रहे हैं कि इस देश की इकोनॉमी कितने शानदार तरीके से चल पड़ी है और सवाल डिसइन्वेस्टमेंट भर का नहीं है, बल्कि अब डिविडेंड यानी मुनाफा कमाने का भी है। लेकिन सच क्या है? इस देश के भीतर का सच यह है कि बीते 2 वर्षों में जो लोग, आम लोग जो घर बनाने के लिए लोन लेते हैं उसमें लगभग 97% की बढ़ोतरी हो गई। यानी 2 साल पहले वह 17 लाख करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 33 लाख करोड़ को पार कर गया। यह सिर्फ होम लोन की स्थिति है। इस देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए जो 1.5 लाख करोड़ था वो बढ़कर 2.5 लाख करोड़ बीते 2 बरस में हो गया, 66% बढ़ गया। जो एजुकेशन लोन था वो 82,000 करोड़ था जो बढ़कर 1,20,000 करोड़ हो गया, यानी 44% बढ़ गया।
ऑटो लोन जो लिया जाता था वो 4 लाख करोड़ था, जो बढ़कर लगभग 5,90,000 करोड़ हो गया, यानी 46% तक बढ़ गया। जो गोल्ड लोन था वो लगभग 74,000 करोड़ का था, जो बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया, तकरीबन 37.5% बढ़ गया। जो पर्सनल लोन लिया जाता था वो 9 लाख करोड़ का था, जो बढ़कर पर्सनल लोन 9 लाख करोड़ से बढ़कर 17,26,000 करोड़ हो गया, 55% के लगभग ये बढ़ गया। और इस देश के भीतर की इकोनॉमी को अगर पटरी में लाने की सोची जा रही है, या सरकार के पास अभी तक तो यही आधार था कि हम डेवलपमेंट का जिक्र किएंगे। इसलिए याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का जिक्र करते थे। हिंदूवाद, हिंदुइज्म, हिंदुत्व पार्टी, अयोध्या नहीं जिक्र किया उन्होंने। लेकिन धीरे धीरे इसी क्षेत्र में जब वो मात खाने लगे, तब ये सवाल आया कि हिंदुत्व उभर कर आए। लेकिन उसकी भी हार 2024 के चुनाव में अयोध्या तक में जब हो गई, तो अगला सवाल था कि अब कैसे पूरी पार्टी को एकजुट किया जाए, क्योंकि उनको अपने भरोसे बीजेपी को जिता पाने में मुश्किल हो रही है। और यही सवाल इस दौर में सबसे बड़ा हो गया है, जहां पर अब आरएसएस भी यह तय करना चाहता है, जो केरल में बैठक शुरू हुई है उसमें यह तय करना चाहता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आपने शिवसेना को अलग क्यों किया, उस राजनीति में आपने अजीत पवार को साथ कैसे ले लिया। इस राजनीति के भीतर आप जिन रास्तों पर चल रहे थे, उसमें आरएसएस के तमाम संगठन जो भी सवाल करते थे, उनसे दोबारा सवाल करने के लिए खड़ा किया जाए या ना किया जाए। और अगर इस दौर में संगठन में शामिल होने वाले आरएसएस के जो प्रचारक जाते हैं, अगर उनको यह मैसेज रहेगा कि आपको दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए ही काम करना है, तब कौन सी विचारधारा होगी। पहली बार ये सारी चीजें डामाडोल हो गई और सरकार नतमस्तक है संघ के सामने। इसीलिए संघ को बचाने की पूरी प्रक्रिया, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में देश के उपराष्ट्रपति तक संघ का गुणगान संसद के भीतर जब करने लगे, तो फिर मानकर चलिए कि राजनीतिक तौर पर अब सरकार उस आरएसएस को ढाल भी बना रही है और उस आरएसएस के साथ खड़े होकर अब वो राजनीति साधने भी निकल रही है, जिन चीजों को लेकर वो चूक गई थी। क्योंकि कुछ भी चीजें अगर नहीं बच रही है, उसका एक हमारी टीम ने एक और चीज निकाला कि इस देश के भीतर में अगर आप अलग अलग सेक्टर के कर्ज को ही निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश की इकोनॉमी का हाल क्या है। मसलन सर्विस सेक्टर में 45,90,000 करोड़ का कर्ज है, लगभग 46-47% की रफ्तार से ये ऊपर बढ़ा है। एमएसएमई पर लगभग 10.5 लाख करोड़ का कर्ज है, 29% के हिसाब से। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कर्ज लिया है लगभग 26,51,000 करोड़ का, जो लौटाया नहीं है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 20,75,000 करोड़ का कर्ज पड़ा है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में 4,46,000 करोड़ का कर्ज पड़ा है, जो 50% की रफ्तार से है। होम लोन तो जीडीपी का 11% पार कर चुका है। और इन सब के बीच किस राजनीति को कैसे साधा जाए, और आरएसएस के साथ लेकर अब पहली जरूरत दिल्ली में बैठी हुई सत्ता की यही हो चली है कि किसी भी हालत में सभी एकजुट नजर तो आ जाएं। इसीलिए जो शुरुआत में हमने आपको जानबूझ के जो देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की जो बात आरएसएस को लेकर सुनवाई, हमें लगता है एक क्षण के लिए आपको आरएसएस के सुनील अंबेकर की बात सुननी चाहिए, जो नागपुर में ही रहते हैं और आरएसएस के सबसे प्रभावी व्यक्ति स्वयंसेवक के तौर पर हैं। वह भी उन्हीं बातों को कह रहे हैं। मसला सिर्फ इतना है, धनखड़ साहब अंग्रेजी में कह रहे थे या हिंदी में कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में और समाज सेवा के जितने भी कार्य उसमें संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, एकता का विषय हो, देश की अखंडता का विषय हो, या प्राकृतिक आपदा के समय हो, ऐसे सभी समय पर पूरे समाज को साथ में लेकर संघ जो है समय समय पर कार्यरत रहता है। वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। यानी मोदी सरकार के आरएसएस प्रेम को लेकर अब स्वयंसेवक खुश तो है, और अब मोदी सरकार आरएसएस को यह भी कहना चाह रही है कि अब आप ही तय कीजिए, जिससे संघ के तमाम संगठन, संघ से जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवकों के भीतर कोई सवाल नहीं बचे, क्योंकि वह निर्णय आपका होगा।
यानी जो अध्यक्ष होगा आरएसएस के सहमति से होगा, जो नया अध्यक्ष बीजेपी का बनने वाला है। इस दौर में जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर जो खटपट दिल्ली में मची हुई थी, उसको खामोश करना होगा। और योगी आदित्यनाथ के पीछे चूंकि आरएसएस खड़ी रही है, तो अब आरएसएस के अनुकूल उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना होगा और उसी हिसाब से वहां पर संगठन चलाने वाले व्यक्ति को आरएसएस के जरिए भेजा जाएगा, यानी अपने तौर तरीके से लेकर दिल्ली की सत्ता सक्रिय ना हो जाए। लेकिन सवाल तो यह भी है कि दरअसल दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी ये लगने अगर लगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का औरा खत्म हो चला है, 10 बरस का कार्यकाल की उम्र पूरी हो चली है, उसके बाद अब किसी नए नेता की खोज अगर आरएसएस का ठप्पा लगाना है, तो ऐसे में दिल्ली में बैठे हुए लोग अच्छे क्यों नहीं हैं? जाहिर है उसमें कोई भी नाम गृहमंत्री अमित शाह का भी ले लेगा। और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक खटपट जो सार्वजनिक तौर पर दिखाई मीटिंगों में देने लगी है, उसको लेकर भी एक बेचैनी आरएसएस के भीतर है। लेकिन जो आखिरी सवाल इस देश को बार बार आरएसएस के जरिए डरा रहा है, जो आरएसएस के भीतर की परेशानी है, जिसको लेकर 3 दिनों तक मंथन केरल के पलक्कड़ में हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर इस देश की सरकार की साख जो पहले 10 बरस में थी, अब 11वें बरस में अगर वो नजर नहीं आ रही है, तो विकल्प क्या होगा और वो विजन कौन सा होगा जिस विजन के आश्रय विकल्प को जगह मिल जाए और उसकी मान्यता बीजेपी के भीतर भी हो और आरएसएस के साथ भी वो चीजें खड़ी हो। तो क्या ये विकल्प की दिशा में बढ़ते हुए कदम की दिशा में केरल की ये बैठक हो रही है? उस दिशा की ये पहली लकीर तो जरूर है। और ये कहीं ना कहीं उस सत्ता के इर्द गिर्द एक कटघरा बना रही है जिस सत्ता ने बीते 10 बरस से अपने अनुकूल आरएसएस को भी चलाया, बीजेपी को भी नई स्थिति में ढाल दिया। लेकिन अब जब मुश्किल आ गई है, तब उसके सामने ये बेचैनी है कि वह किस विकल्प को कैसे खड़ा करे। सारे जब अपने लोग हैं तो उन्हीं लोगों से बुलवाया जाए। जैसे विधायक तय करते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन वो केंद्र तय कर चुका होता है मुख्यमंत्री कौन होगा और तमाम विधायक कहते हैं हमने भी इसे ही चुना। तो ये स्थिति क्या इस देश के भीतर में उस राजनीतिक विकल्प को लेकर भी आएगी जिसकी शुरुआत बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर होगी और धीरे धीरे बीजेपी के नए चेहरे की दिशा में जाएगी? जी, 2 तारीख तक इसको लेकर मंथन केरल में होना है। और जेपी नड्डा की भागीदारी है, बीएल संतोष की भागीदारी है, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। कहा तो गया है आप भी आ सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के भीतर आखिरी सच हमें लगता है हर किसी को जान लेना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि भारत का बजट अब आम लोगों से दूर हो चला है और प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि देखिए 2014 की तुलना में हमने कितना बजट कई गुना बढ़ा दिया, तो हमें लगता है आज आखिरी जिक्र एजुकेशन बजट को लेकर कर लेना चाहिए। क्योंकि सरकार लगातार कह रही है हमने एजुकेशन बजट बढ़ाया है, कोई इनकार नहीं करेगा। और ये सच है कि 2013 में एजुकेशन बजट जो था वो तकरीबन 80,000 करोड़ था और आज की तारीख में वो बजट 1,20,000 करोड़ है। बजट तो बढ़ गया, लेकिन जब 80,000 करोड़ बजट था उस समय जो जीडीपी हमारा जो बजट जो पूरा बजट का आंकड़ा था वह 16,65,000 करोड़ का था। आज वो बढ़कर 48,20,000 करोड़ हो गया है। यानी उस वक्त के बजट का लगभग 4.5-5% तक एजुकेशन पे खर्च होता था, वो घटकर मौजूदा बजट में 2.5% हो गया है। और इस आंकड़े को ट्विस्ट करती है सरकार, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, इसीलिए बात छुपी रह जाती है। लेकिन अब आरएसएस के भीतर बेचैनी है कि लोगों के भीतर बेचैनी है, तो आप बचेंगे कैसे? और अब सरकार भी समझ चुकी है बचेंगे कैसे। पार्लियामेंट के भीतर भी घिर रहे हैं और सड़क से भी आवाज़ अनुकूल आ नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।